हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम काल एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक ऐसे सीरीज़ पे डिस्कशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे हुए क्वेश्चंस टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट हम बताते हैं वो है सर्वेइंग इंजीनियरिंग का। सर्वेइंग इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग जोलॉजी के इसमें मिक्स क्वेश्चंस होंगे और सर्वेइंग इंजीनियरिंग में भी हम टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है सर्वेइंग इंजीनियरिंग में वो है हमारा लैंड सर्वेइंग से। तो इसमें हम बेसिक प्रिंसिपल और क्लासिफिकेशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ सर्वेइंग which consists of observation of the heavenly bodies such as sun or any fixed star is known as। ठीक है, किसी भी बॉडी का ऑब्जर्वेशंस करते हैं वो भी हेवनली बॉडीज है सच एज सन एंड अदर फिक्स स्टार मून्स, इस पर हम डिस्कशन करते हैं या हम इसमें पिक्चर्स लेते हैं या इसका मैप बनाते हैं। तो ऐसा सर्वेइंग को हम एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे मतलब दैट मीन डी इज़ अ राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी में आपको ये डिस्कशन लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा है इसमें, सिर्फ आपको याद रखना है कि हेवनली बॉडीज़ के लिए जब भी हम कोई भी सर्वे करेंगे दैट मीन्स सन या फिक्स स्टार, उसमें हम क्या करते हैं जनरली हम मैप उसमें बनाते हैं और उस मैप के थ्रू उसका रीजन्स का हम क्या करते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस करते हैं। ठीक है, सन मून वगैरह का। तो इस तरीके का जो ऑब्जर्वेशंस होता है वो एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे होता है। ये हम आपको बताएं कि ऑब्जेक्ट लेस होता है, ये इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजली रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द अर्थ। शेप ऑफ द अर्थ, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है अदर एग्जामिनेशंस में। तो इसको ऑबलेट स्फेराइड बोलते हैं। तो ऑबलेट स्फेराइड इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चंस। और अगर हम बात करते हैं ऑबलेट स्फेराइड की तो इसमें हम बता देते हैं कि पोल और इक्वेटर, ये पोल साइड है और ये इक्वेटर साइड है। ठीक है, तो इसमें पोल के साइड में जो हमारी रेडियस होती है वो लेस होती है एज कंपेयर टू इक्वेटर साइड। ओके, तो इसमें याद रखेंगे। तो सबसे पहली बात याद रखेंगे कि शेप ऑफ द अर्थ जो होता है वो ऑबलेट स्फेराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, इसरो में क्वेश्चन पूछा गया, इसरो साइंटिस्ट का जो इंजीनियरिंग का एक एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया 2018 में। द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, मतलब ये इसमें पूछा गया है बट ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF बहुत बार कई एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। मोस्टली 90% चांसेस है कि ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसरो में जो क्वेश्चन पूछा गया तो वो पूछा गया है द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस 1/1800। देखिए 1/1800 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन दिया गया है, मतलब RF दिया गया है। जब भी RF लिखते हैं दैट मीन स्केल होती है, वो स्केल कहने का मतलब ये हो गया है कि 1 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू द 1 सेंटीमीटर इन मैप इज इक्वल टू द 1800 सेंटीमीटर इन ग्राउंड या फील्ड। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1800 सेंटीमीटर, ये एक रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस का वैल्यू दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1800 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो इसका मतलब 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आना है कि जब भी RF लिखा हो, RF मतलब रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस लिखा हो, 1/रेशियो में अगर कुछ लिखा हो तो इसका मतलब ये समझेंगे कि दोनों की जो यूनिट होगी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स की वो सेम होगी। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है RF का, लेंथ ऑफ द ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या बोल सकते हैं लेंथ ऑन अ मैप, लेंथ ऑफ द मैप डिवाइड बाय ऑफ लेंथ ऑफ द ग्राउंड। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका, फॉर adjusting a geodetic triangles with observations angle ABC with a number of observation n1 n2 n3 of unequal relative weights। तो ये जो रिलेटिव वेट्स W1 W2 और करेक्शंस आपके दिए गए हैं E1 E2, ये आपको पूरा इस तरीके से डिस्कशन नहीं करना है, बस आपको इतना याद रखना है कि जब भी जियोडेटिक ट्रायंगल्स मतलब आपकी जो होती है वो इस तरीके से होता है जियोडेटिक सर्वे, जो सर्वे थोड़ा सा कर्व को भी कंसीडर करता है। ठीक है, कर्व को भी कंसीडर करता है। इसमें जो एरर्स आती हैं, इसमें करेक्शंस आती हैं, इनका लिए फॉर्मूला यूज़ किया गया है। वो सिर्फ इस तरीके से होगा कि आपका जो करेक्शंस आपकी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव वेट्स होता है। तो इस तरीके से आपका E1 E2 E3 E1 E2 E3 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/W1
1/W2। इस तरीके से आपका सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखेंगे, डायरेक्टली याद रखेंगे, इसमें कई बार पूछा जा सकता है, LMRC में 2019 में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखेंगे इस फॉर्मूलेस को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। द इंस्ट्रूमेंट अटैच्ड, जस्ट अ मिनट, the instrument attached the wheel okay, the instrument attached the wheels of the vehicles measure the distance travel, डिस्टेंस मेजर करने के लिए, डिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पहले बात ओडोमीटर यूज़ करते हैं। और ओडोमीटर किस तरीके से यूज़ करते हैं आपको पता होना चाहिए। जो ओडोमीटर है वो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, क्योंकि जब व्हीकल्स होती है उसी में हम ये फिट कर देते हैं, क्या करते हैं उसमें हम फिट कर देते हैं, अटैच कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, जिससे कि व्हीकल जब चलता है तो उसकी हमें डिस्टेंस मेजर हो जाती है बाय द ओडोमीटर। तो किस में अटैच कर दें, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ऐसा जो हम व्हीकल्स के व्हील्स में अटैच कर देते हैं और वो हमको डिस्टेंस मेजर करके दे देता है, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वो ओडोमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। When the measured length is less than the actual length, the error is known as। देखिए बहुत इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस कि अगर हमने मेजर लेंथ बोला गया है लेस है एज कम्पेयर टू एक्चुअल लेंथ, मतलब जो हमने मेज़र किया है लेंथ होना चाहिए, जैसे माना कि ये मेजर लेंथ किया है इतनी मीटर है, कोई भी है हमने मेज़र किया 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की हमने ये मेज़र किया, बट ये एक्चुअल में होनी चाहिए 10 सेंटीमीटर इतनी बड़ी, लेकिन हुई कितनी हमने मेज़र की है वो इतनी है 10 सेंटीमीटर। इसको भी हमने 10 सेंटीमीटर कहा, इसको भी हमने 10 सेंटीमीटर कहा। अब ये देखो कि ये छोटी सी हाइट है, ये थोड़ी सी बड़ी है, मतलब हमारी जो मेजर्ड लेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू एक्चुअल लेंथ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, याद रखेंगे करेक्शंस और एरर वाले क्वेश्चंस हमको इसी तरीके से लगाने हैं, बहुत गलत हो जाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव में। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इतनी लेंथ को बढ़ाने के लिए हमको कुछ लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का मतलब पॉजिटिव का मतलब हम उसको करेक्ट करने के लिए पॉजिटिव कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब वो करेक्शंस कैसा हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा पॉजिटिव। करेक्शन जब पॉजिटिव होगा दैट मीन एरर कैसा होगा, जस्ट अपोजिट नेगेटिव। तो करेक्शन जो होता है अगर पॉजिटिव होगा तो एरर नेगेटिव, और करेक्शन नेगेटिव होगा तो करेक्शन जो एरर होता है वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन अगर करेक्शन में हमको क्या करना पड़े, पॉजिटिव ऐड करना पड़े, दैट मीन एरर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ भी याद रखिएगा मेजर्ड लेंथ, आपकी जो मेजर्ड लेंथ है वो कम है एज कम्पेयर टू एक्चुअल लेंथ, हमको उसका मतलब ऐड करना पड़ेगा पॉजिटिव। इसका मतलब करेक्शन कैसा हो जाएगा, आपको एरर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप देख लीजिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको जो एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ इस तरीके से आपको थिंक करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 7th क्वेश्चन, गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्केल ऑफ द गिवन प्लेन रिटन एज 1:200। स्केल गिवन है आपको, किसी भी मेजरमेंट का स्केल गिवन है। जो स्केल गिवन होता है दैट मीन ये मैप की डिस्टेंस दी होती है और ये ग्राउंड की डिस्टेंस दी होती है, ठीक है, ये स्केल होती है। मतलब 1 सेंटीमीटर अगर हम बात करें मैप पर तो आपका 200 सेंटीमीटर किस में हो जाएगा, ग्राउंड पर। तो याद रखिएगा जब स्केल दी जाएगी तो इस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट करेंगे। देन अब क्या करते हैं, स्केल आपको गिवन है, दिख रहा है, ठीक है। सोचिए कैसे लगाएंगे इस क्वेश्चन को, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये स्केल वाले क्वेश्चंस या श्रिंक रेशियो वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, बहुत आते हैं वो क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके, ठीक है। तो स्केल का जो रेशियो दिया गया 1/200 लिख लेंगे, ठीक है। और ओरिजिनल लेंथ आपकी 10 सेंटीमीटर आपकी ओरिजिनल लेंथ दी गई है। और प्लेन एंड नाउ द श्रंक की स्केल कितना हो गई 9.8। वो 10 सेंटीमीटर जो लेंथ थी वो श्रंक होकर 9.8 हो गई। तो इसका मतलब श्रंक फैक्टर क्या होगा, सबसे पहले श्रंक फैक्टर यूज़ करेंगे। तो श्रंक फैक्टर जो यूज़ करेंगे वो हम करेंगे श्रंक फैक्टर इक्वल टू जो हमारी श्रंक लेंथ है, ठीक है, वो हम डिवाइड करेंगे एक्चुअल लेंथ से, वो आगे श्रंक फैक्टर। क्लियर, तो पहली बात इतनी करेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्चुअल दिया गया था, एक्चुअल हमारे पास जो
स्केल दी गई थी, उस एक्चुअल स्केल में हम क्या करेंगे, श्रंक फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्चुअल जो आ जाएगी, जो मतलब श्रंक होने के बाद स्केल होनी चाहिए, वो स्केल आ जाएगी। हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट करके हम इतना कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि कैलकुलेशंस को आपको बिना कैलकुलेटर से ही करनी है, तो आप अपने ट्रिक से थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हो। तो उसके बाद हम करने के बाद करेक्शन फैक्टर कितना हो जाएगा, इतना हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.98। उसके बाद ये जो करेक्शन आया वो इतना आया, मतलब करेक्ट आपकी जो एक्चुअल अब आनी चाहिए, कब जब श्रिंकेज के बाद, तो इतनी होनी चाहिए लेंथ। तो 1 सेंटीमीटर इजकल टू, अब क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इजकल टू 204 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 20, कैसे, देखिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 204.408 अगर 10 सेंटीमीटर की बात करेंगे, 10 सेंटीमीटर में क्या इसमें फ़र्क पड़ेगा, 10 है तो इसका मतलब है 2040.8 हो गया सेंटीमीटर। अगर आप इसको मीटर में चेंज करेंगे तो बस 2 डिजिट के बाद हम इसमें पॉइंट लगा देंगे, तो हमारे पास क्या हो गया, ये मीटर में हो गया। तो 20.4 मीटर, कोई ऑप्शन है ऐसा, 20.4 मीटर, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मतलब एक्चुअल जो लेंथ हो जाएगी वो अभी जो श्रृंक के बाद आएगी वो ये आएगी, ठीक है। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस डोटेड बाय द लाइन विच करेक्टली मेजर्ड 10 सेंटीमीटर, तो आपकी 20.4 आंसर आ जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द प्लेन ऑफ द मैप was photocopied to a reduced size such that a line originally 120 मिलीमीटर की एक फोटोग्राफ थी, जो कि श्रंक होके कह सकते हैं, जो फोटोग्राफ खींचने के बाद आपको जो मेज़र हुई है, मिली है, वो कितनी मिली है आपको 90 मिलीमीटर। जस्ट अगर आप उसी तरीके से श्रंक फैक्टर की तरीके से आप इस क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगा। द ओरिजिनल स्केल ऑफ द प्लेन वाज 1/1000। तो ओरिजिनल स्केल कितनी है, इतनी। श्रंक हो चुकी है आपकी जो फोटोग्राफ से श्रंक हो चुकी है, तो इसका मतलब श्रंक फैक्टर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल, आप याद रखिए कि जो ओरिजिनल आपकी स्केल दी जाए उसमें हम श्रंक फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको जो अब मिलने वाली है रेशियो या स्केल वो मिल जाएगी एक्चुअली। तो आपको रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस कितना मिल जाएगा, मतलब आरएफ बोल सकते हैं या स्केल बोल सकते हैं, वो कितना मिल जाएगा वो आप देख लेंगे। तो कितना हो जाएगा 90 डिवाइड बाई ऑफ 120, ठीक है। आप देख लेंगे इतना हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो अब ये देखते हैं, आपका कितना है इसमें, तो ओवरऑल का कितना बचेगा आपका श्रिंकेज रेशियो 1/1000 इंटू 90 डिवाइड बाई ऑफ 120। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, इसका मतलब हो गया 4/3, तो 4000, तो 1/4000 डिवाइड बाई ऑफ 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन डिवाइड कर दीजिए 1 1, ठीक है, 1:1, और अगर इसमें देखें तो 10 3 30, तो 3 बार 3 3, इस तरीके से आपका आंसर आएगा 1/1333, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, ठीक है। गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, द टाइप ऑफ सर्वेइंग in which of the curvature of the earth is taken into the account। मतलब ये बोला गया है दो टाइप के सर्वे होते हैं आपका, एक प्लेन सर्वे होता है और एक दूसरा होता है आपका प्लेन सर्वे होता है, दूसरा होता है आपका जियोडेटिक सर्वे। जियोडेटिक सर्वे याद रखिएगा, दो सर्वे होता है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी हम आपको बता देते हैं। प्लेन सर्वे में क्या करते हैं कि कर्वेचर को हम कंसीडर नहीं करते हैं, और जियोडेटिक सर्वे में हम कर्वेचर को कंसीडर करते हैं। दैट मीन समझाते हैं हम आपको, जैसे अर्थ सरफेस हो गया, दिस इज योर
दिस इज़ योर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस में हम जब भी कोई डिस्टेंस को मेजर करते हैं, माना कि ये डिस्टेंस है आपकी, इसमें हमारा कुछ कर्व आ रहा है, ठीक है। हम बात करते हैं कि ये जो मेजरमेंट दिया है 195 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसका मेजरमेंट दिया है। फिलहाल अभी 250 देते हैं, 250 किलोमीटर स्क्वायर देते हैं, कहीं 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 आपको 195 किलोमीटर स्क्वायर देते हैं। तो जब भी आ जाए कुछ भी तो 250 वाला ज़्यादा सही होगा मेरे ख्याल से। तो अभी देखिए 250 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया से अगर ज़्यादा होता है तो वो कंसीडर किया जाता है क्या चीज़, कर्व को। अगर इससे कम एरिया में हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं तो ऐसे एरिया में हम कर्वेचर्स को कंसीडर नहीं करते हैं। तो सिंपली बात है कि आपका 250 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया अगर है, उसके अंदर हम कोई भी सर्वे कर रहे हैं तो प्लेन सर्वे हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद अगर हम कुछ करते हैं, इसके और ज़्यादा एरिया में करते हैं, तो दैट मीन कर्वेचर को कंसीडर कर लेंगे। कर्वेचर क्या होता है आपका, आपको पता होगा कि अर्थ सरफेस का जो कर्व होता है कर्व फॉर्म में, तो उस कर्वेचर को भी कंसीडर करेंगे, मतलब एंगल्स हमारे इंक्लूड हो जाएंगे। चलिए ठीक है, बात करते हैं। अब इसमें क्या गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू द अकाउंट, ठीक है। तो इसमें हमने कर्वेचर को कंसीडर किया है, दैट मीन कौन सा सर्वे हो जाएगा, जियोडेटिक सर्वे। दो तीन तरीके से हो सकता है, कंसीडर नहीं किया है तो प्लेन सर्वे, कंसीडर किया है तो जियोडेटिक सर्वे। आप खुद देख सकते हो कि कितनी बार पूछा गया, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया क्वेश्चन, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो मतलब हर एक एग्जाम में अगर सर्वेइंग आता है तो सर्वेइंग में ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबली क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, द प्लेन ड्रॉन टू द स्केल ऑफ 1/4000, स्केल दिया गया है, बिल्कुल सिंपल सही है। द मेजर बाय द स्केल ऑफ 1/5000, ठीक है। 1/4, इसका मतलब है कोई भी प्लेन में हमने जो ड्रॉ किया है स्केल को, वो स्केल इतना लिया था, बट हमने मेजर जो किया है वो इस स्केल से किया है। तो कहने का मतलब है परसेंटेज एरर पूछा गया है। द परसेंटेज एरर, आपको देखते हैं परसेंटेज एरर कैसे निकालेंगे। परसेंटेज एरर, जब भी कोई भी चीज़ की एरर निकालते हैं परसेंटेज में, तो एरर क्या होगा, एरर क्या होगा, तो आपने देखिए कि इनिशियल क्या मतलब, आपने जो स्केल बनानी चाहिए थी वो डिवाइड बाय ऑफ इस इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय ऑफ एज कंपेयर टू, किसके कंपेयर में, मेजर्ड कंपेयर में। मेजर्ड का मतलब 1/, आपकी जो मेजर्ड की है वो 1/5000, ठीक है। कहने का मतलब है इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइड बाय ऑफ फाइनल। तो फाइनल के अकॉर्डिंग आपकी क्या स्केल में एरर आएगी, परसेंटेज एरर आएगी, उसके कंपेयर में बना दी तो 25% एरर आएगी, ठीक है। तो वो आपने निकाल दिया यहाँ से, ठीक है। तो ईजी था बहुत। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 11, मैचिंग टाइप के क्वेश्चंस है। बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं मैचिंग टाइप में, आपको मैच करना होगा, ठीक है। सबसे पहले इसमें एनालिसिस कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है यहाँ पे, बट आपको एनालाइज करके फाइंड आउट करनी होगी कि आप स्केल कितनी ले सकते हो। कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ नहीं है कि कितनी स्केल ले लिए, बट आप देखो कि यहाँ पे बिल्डिंग सर्वे की बात की गई है, बिल्डिंग सर्वे की बात की गई है। दूसरी बात की गई टाउन की, तो आप खुद सोच सकते हो टाउन बड़ा होता है या बिल्डिंग बड़ी होती है। एक टाउन में कई सारी बिल्डिंग्स होंगी, क्लियर। अगर टाउन की बात करें, अगर टोपोग्राफिक सर्वे की बात करें, तो टोपोग्राफिक सर्वे का मतलब है पूरा आपका एनवायरनमेंट का, या पूरा आपका टोपोग्राफिकल सर्वे करेंगे तो बहुत ही बड़ी स्केल में करेंगे एज़ कम्पेयर टू टाउन, एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग्स। तो इसका मतलब जिसकी ज़्यादा बड़ी स्केल है, स्केल बड़ी कैसे होगी, जिसमें न्यूमरेटर, आपका डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होगा। मतलब आपका जैसे 1/200 दिया गया है, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं 1/1000, 1/1000 मतलब 1 सेंटीमीटर इन मैप इजकल टू 1000 इन ग्राउंड। तो ये स्केल ठीक है, एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर और बढ़ा दी, इसका मतलब बहुत बड़ी एरिया का हम सर्वे कर रहे हैं, और बड़ी करा दी तो और बड़े एरिया में सर्वे कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा जो डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, मतलब हमारी स्केल जो है उतनी ही बड़ी होगी, स्केल हमारी उतनी ही
स्केल हमारी उतनी छोटी होगी, सॉरी स्केल हमारी उतनी छोटी ही होगी, लेकिन बट ये आपका देखिए कि एरिया आपका बहुत बड़ा होगा वहाँ पे, तो इसका मतलब स्केल हम छोटी यूज़ कर रहे हैं कि बड़ी यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ अलग बात है, वो आप बताएंगे अभी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव ये बिल्डिंग के सर्वे की, तो इसका मतलब सबसे छोटी एज़ कम्पेयर टू इसमें, आप इसमें देखेंगे सबसे छोटी मतलब सबसे बड़ी स्केल कौन सी होगी, सबसे बड़ी स्केल 1:1000, 1:1000, ठीक है। उसके बाद अगर हम टाउन की बात करते हैं तो टाउन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, 1:5000, ठीक है, क्लियर, सही है इसमें। ठीक है, तो बिल्डिंग के लिए हम 1:1000 यूज़ करेंगे, टाउन के लिए 1:5000, इससे थोड़ी सी मतलब डिनोमिनेटर इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब एरिया वहाँ का थोड़ा बड़ा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू बिल्डिंग, और उससे भी ज़्यादा किसके लिए, सी मतलब आपका रूट के लिए, रूट आपका छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू टोपोग्राफी, तो रूट के लिए 10,000, और अगर टोपोग्राफिकल सर्वे की बात करेंगे तो बहुत बड़ी स्केल 25,000 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, 1 सेंटीमीटर अगर मैप पे बात कर रहे हैं तो 25,000 सेंटीमीटर इन ग्राउंड या इन फील्ड, इन एटमॉस्फेयर, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने अगर बात करेंगे तो इसमें हम एनालिसिस करके ही फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई स्टैंडर्ड वैल्यूज इसकी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपका 12th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डायगोनल स्केल इज यूज टू रोड, डायगोनल स्केल याद रखिएगा, डायगोनल स्केल हम जो है इस तरीके से बनाते हैं, उसमें डायगोनल हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ही छोटी सी स्केल को भी मेजर करने के लिए काम में लाया जाता है डायगोनल स्केल। इसमें कॉन्जुगेटिव 3 स्केल्स को मेजर कर सकते हैं, कॉन्जुगेटिव 3 स्केल को मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल, जैसे मीटर की बात की, मीटर के बाद डेसीमीटर की बात की, डेसीमीटर के बाद आपकी सेंटीमीटर की बात की, तो ये आपकी जो है 3 कॉन्जुगेटिव है। जैसे माना यूनिट, फिर टेंथ, और फिर 100th। तो इस तरीके से कॉन्जुगेटिव 3 यूनिट्स को मेजर करने के लिए डायगोनल स्केल्स का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से आप देख लीजिएगा, तो 3 कॉन्जुगेटिव यूनिट्स, अगर आपका क्वेश्चन है इसमें इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया कई बार, 3 कॉन्जुगेटिव, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आप क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ द सर्वे इज नॉट बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट सर्वे। ठीक है, ऑब्जेक्ट सर्वे पर बेस्ड नहीं है, जैसे मैंने कि पहला क्वेश्चन डिस्कशन किया था कि वो हमारा एटमॉस्फेयर कह सकते हैं या हेवनली बॉडीज़ की बात कर सकते हैं, सिर्फ उसमें हम क्या करते हैं, पिक्चर क्लिक करते हैं इमेजनरी। ठीक है, क्या करते हैं, हम मैप बनाते हैं या इमेज को हम वहाँ पे क्लिक करते हैं, इमेज बनाते हैं, तो उसके लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है, वो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम एक ऑब्जर्वेशंस करते हैं वहाँ पे। तो ऐसी चीज़, ऐसा सर्वे वो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे कहलाता है। तो इसी में सब बाकी सब ऑब्जेक्ट बेसिस पे होंगे बाकी, लेकिन एक्सेप्ट एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस है, पढ़ेंगे इसमें। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द सर्वे इज टू द वर्क फ्रॉम द होल टू द पार्ट, होल टू द पार्ट। ये आपकी जो प्रिंसिपल्स हैं, सर्वेइंग के 2 प्रिंसिपल्स हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बताया गया इसमें, टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। तो वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट, होल टू द पार्ट पूरा होल लेंगे, उसके बाद उसमें हम पार्टीशन कर देंगे, जिसमें हमारे जो इरर्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, अकोमुलेट हो जाएंगे, थोड़ा सा इरर्स का जो प्रॉब्लम्स होगी वो कम हो जाएंगे इरर्स। तो इस वजह से ये हम करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं जो एक्सप्लेनेशन दिया है गया है सेकंड स्टेटमेंट में, वो सही है कि गलत है। वर्किंग फ्रॉम द होल टू द पार्ट इंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ द अकोमुलेट पॉसिबल इन द सर्वे ऑफ द वर्क ओवर द लार्ज एरिया। ठीक है, मतलब ठीक है, लार्ज एरिया के लिए हम जो इरर्स है उसको क्या करते हैं, प्रिवेंशन करते हैं, अकोमुलेशन करते हैं। तो ऐसे आपका इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका रीज़न दिया गया है, तो दोनों सही है, इसका मतलब बोथ स्टेटमेंट इज़ द करेक्ट इंडिविजुअली। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है वो उसका जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है वो सही एक्सप्लेनेशन है एज़ कम्पेयर टू, सही एक्सप्लेनेशन है किसके लिए, फर्स्ट स्टेटमेंट का। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ द रिवर यूजली
फॉर्म अ पार्ट ऑफ, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज पूछा गया है, रिवर यूजली फॉर्म अ पार्ट। रिवर की बात की गई है, मतलब वाटर की बात की गई है। जब वाटर आ जाता है तो ऐसा कौन सा सर्वे यूज़ किया जाता है, या दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी कभी इस तरीके से पूछा जा सकता है, द ब्रांच ऑफ द सर्वे विच डील्स विद द वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज की ब्रांच को डील्स करने के लिए कौन सर्वे यूज़ करते हैं? जाहिर सी बात है, जब भी वाटर आ जाता है, मतलब हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोग्राफिकल सर्वे। जब भी वाटर की बात आएगी वहाँ पे हाइड्रो हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर की बात की जाएगी, तो डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं, एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं, कुछ खास नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि वाटर बॉडीज का लिए जो भी सर्वे हम यूज़ करते हैं वो उसका नाम होता है हाइड्रोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अ प्लेन ऑफ एन एरिया ड्रॉन विद द ओरिजिनल स्केल इज 1 सेंटीमीटर टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। द श्रंक सच अ लाइन ऑफ द ओरिजिनल, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसे भी हम लोग लगा चुके हैं। 15 सेंटीमीटर लॉन्ग ऑन द प्लेन मेजर्ड इज 14, मतलब 15 सेंटीमीटर जो लॉन्ग लेंथ थी वो श्रंक होगी, कितनी होगी? 14.5। जाहिर सी बात है आपका श्रंक फैक्टर कितना हो जाएगा आपका? 14.5 डिवाइड बाई ऑफ 15 सेंटीमीटर, ये आपका श्रंक फैक्टर हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, स्केल क्या दिया गया आपको? देखो आपने बोला था कि स्केल आपको गिवन होनी चाहिए थी, तो स्केल एक्चुअली क्या दिया गया है? ये स्केल दिया गया है आपको कुछ दूसरी तरीके से। क्या दिया गया? 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10 मीटर। तो 10 मीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर। इसका मतलब 1/1000। वही आप सिमिलर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस जो है हम सिमिलर यूनिट में यूज़ करते हैं, चाहे उसका डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर आपको दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए। मल्टीप्लाई करेंगे आप कितने का? श्रंकेज फैक्टर का। श्रंकेज फैक्टर का मतलब आपको 14.5 डिवाइड बाई ऑफ 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे आंसर मिल जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया गया है, आपको इसको सॉल्व किया गया है, तो ये आपका वैल्यू मिली, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इतना, और मीटर में चेंज करना हो तो आपको 1 सेंटीमीटर इजकल टू 10.309, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके के क्वेश्चन लगाना सीखिए, क्योंकि यूपीपीएससी एग्जामिनेशंस एंड अदर एग्जामिनेशंस कह सकते हैं कि जितने भी स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम होते हैं वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन लगाने होंगे, और आपको बहुत ही जल्दी लगाने होंगे, इसमें कोई टाइम कंज्यूमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आपको रिविज़न आपको करना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, गो फॉर 17 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड इज इक्वल टू, ठीक है। अब 1 सेकंड इज इक्वल टू आप रेडियन में दिया गया पाई बाई रेडियंस, आप खुद ही समझ सकते हो कि ये क्या है। तो आप देख सकते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है? 1 डिग्री में आपका होता है पाई बाई 180 रेडियन, याद रखिएगा। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 18, और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 60 मिनट इज इक्वल टू होता है कितना? 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो यहाँ पे 1 सेकेंड पूछा गया है, तो आप इसमें निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, आप लिखा हुआ है 1 डिग्री इजकल टू पाई बाई 1800, सॉरी पाई बाई 180, पाई बाई 180। तो अगर हम बात करते हैं 60 मिनट इजकल टू पाई बाई 180 ही रहेगा। इसको अगर हम 1 मिनट की बात करें तो पाई बाई 180 इंटू 1/60, क्लियर। अगर इसको ही हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड की अगर बात करें, 1 सेकेंड की बात करें तो 1/180 इंटू 1/60, और एक और 1/60 आ जाएगा, क्लियर। जब इतना आ गया तो इक्वल टू हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने पर जो वैल्यूज आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी पाई अपॉन, पाई है ना ये, पाई अपॉन 648,000, कैलकुलेट कर लेना, ये आंसर आ जाएगा। तो 648 डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस
क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्केल ऑफ द लार्जेस्ट वन. आप देखो यहाँ पे लार्जेस्ट और स्मॉल पूछा गया था, वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था. आप एरिया ज़्यादा बड़ा होगा तो इसके लिए हम छोटी रखेंगे. क्लियर? ओके. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसमें बोला गया है कि लार्जेस्ट स्केल क्या है, जिसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस ज़्यादा बड़ा होगा वो लार्ज हम कहेंगे उसको. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें पहला लिखा है 1/50 मीटर. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन नहीं है. 50 मीटर को हम पहले सेंटीमीटर में रखें, क्योंकि ऊपर सेंटीमीटर है तो नीचे भी सेंटीमीटर में रखें. 50 मीटर को मतलब 200, तो 1/5000 हो गया. दूसरा वाला क्या हो जाएगा, 1 तो रेशियो में लिखा है तो 1/50,000 लिख दिया. फिर तीसरा लिखेंगे 1/किलोमीटर में है तो मीटर में चेंज करोगे तो 1000. 50 तो पहले से, किलोमीटर को मीटर में रखोगे 3 बिंदी. उसके बाद अगर सेंटीमीटर मीटर में आ गया, ये सेंटीमीटर में तो 2 बिंदी और, इतना बड़ा स्केल हो गई. फिर इसके बाद और ऑल ऑफ सेम. सेम है क्या? नहीं है. तो सबसे बड़ी स्केल क्या होगी, सबसे बड़ी वैल्यू किस में आएगी? जाहिर सी बात है सबसे बड़ी वैल्यू उसमें आएगी जिसमें डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा. डिनोमिनेटर सबसे छोटा किस में है? 5000. तो 5000 का डिवाइड करेंगे 1 में तो सबसे कम रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस आएगा. इसका मतलब सबसे छोटी स्केल. लार्जेस्ट वन बोला गया ना, लार्जेस्ट की सबसे बड़ी लार्ज स्केल कौन सी होगी, तो लार्जेस्ट कितनी होगी? लार्जेस्ट स्केल कौन सी होगी? जो इसमें जो वैल्यूज आएगी तो वो सबसे बड़ी वैल्यू आएगी एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू दिस. तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बड़ा है तो इसका मतलब वो उसको हम बोलेंगे लार्जेस्ट वन. ओके, तो ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट, हाँ स्केल पे डिपेंड करती है. रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्केल. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 19. द प्लेन ऑफ द मैप ऑफ द फोटोकॉपी, बिल्कुल फोटोकॉपी वाला ही क्वेश्चन है. इसमें 100 मिलीमीटर दिया गया, मेजर्ड 90 मीटर. तो 90 डिवाइड बाय ऑफ 100 तुरंत आप लिखेंगे. ये श्रिंकेज फैक्टर हो गया. और आपने एक्चुअल वाली जो है लेंथ उसमें हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया. इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो जो भी वैल्यूज़ आएगी आपके 0.98 तो वो वैल्यूज़ आएगी. तो अप्रॉक्सीमेट जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/1111. ठीक है, 0.11. तो ये आपकी स्केल आएगी. जब ये स्केल आएगी आपकी, इसका मतलब हो गया आपका कि फाइनली वैल्यू 1:1. तो वी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको इसमें दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है. सबसे पहले श्रिंक वाली वैल्यूज़ आती हैं तो श्रिंक में आपको श्रिंकेज फैक्टर निकालना है. उसमें एक्चुअल लेंथ में आपको, एक्चुअल स्केल में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा. ठीक है, 20, क्वेश्चन नंबर 20. ठीक है, इसमें द सर्वे इज कंडक्टेड with the view of the prepare the map of the area to the scale of 1:1000. मतलब स्केल दिया गया. इफ आई स्केल विद द लीस्ट काउंट, अच्छा स्केल का जो लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर दिया गया है. लीस्ट काउंट इज यूज फॉर द प्लॉटिंग. व्हाट वुड बी द एक्यूरेसी इज इन लेंथ मेजर्ड इन द फील्ड. क्या हो जाएगी इसकी एक्यूरेसी? एक्यूरेसी पूछा जाता है इसकी फील्ड में क्या एक्यूरेसी होगी. तो कुछ नहीं, आपको एक सिंपल फार्मूला है. एक्यूरेसी इजकल टू, जब भी एक्यूरेसी वाला क्वेश्चन है तो एक्यूरेसी इजकल टू लीस्ट काउंट डिवाइड बाय ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF. लीस्ट काउंट इजकल टू RF. तो लीस्ट काउंट 0.1 है डिवाइड बाय ऑफ स्केल कितना है 1 रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, वही मतलब स्केल 1000. सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका. सिंपल याद रखिए. एक्यूरेसी आप निकालने के लिए क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ द स्केल जिसे हम मेजर कर रहे हैं डिवाइड बाय ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन. ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 21. इन प्लेन सर्वेइंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू द कंसीडर. अगर कंसीडर किया दिया गया है तो वो जियोडेटिक सर्वे हो जाता है, ना कि आपकी जियोडेटिक होगा. बच्चे आपकी बताया था अभी. ठीक है, प्लेन सर्वे नहीं होगा. द कर्वेचर ऑफ द अर्थ सर्वे इज नॉट टेकन इनटू द अकाउंट. ठीक है, इसका मतलब ये प्लेन सर्वे होगा. तो क्वेश्चन में पूछा ही गया है द प्लेन सर्वे कैसा होगा, द कर्वेचर इज नॉट कंसीडर्ड. दैट मीन वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन. इजी क्वेश्चन है बहुत. फिर एक्सप्लेनेशन वही दिया गया, बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 22. द साइड ऑफ द रेक्टेंगल आर दिस वन एंड दिस वन. आपकी रेक्टेंगल्स की जो साइड दी गई है
तो ये दे गया 120 प्लस माइनस 0.05, मतलब आपकी करेक्शंस एरर हो सकती हैं प्लस माइनस कुछ भी, और 180 प्लस माइनस 0.06 मीटर। द प्रोबेबल एरर पूछी गई है, द प्रोबेबल एरर पूछी गई है, इस प्रोबेबल एरर ऑफ द एरिया, एरिया का क्या प्रोबेबल एरर हो सकता है। तो सिंपल आपका क्वेश्चन निकाल लीजिए। लेंथ आपकी कितनी है, लेंथ आपकी 2 है, आपकी कौन सी 180 और 120, क्लियर। तो याद रखिए लेंथ कितनी है x 180, मैक्सिमम एरर इन द लेंथ, एरर कितना हो जाएगा आपका 0.6, क्योंकि 180 प्लस माइनस 0.06 दिया गया है। तो जो मैक्सिमम एरर है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो 180 प्लस माइनस लिखा है ना 0.06, तो लेंथ आपकी एक साइड कितनी है और करेक्शंस इतना कर सकते हैं। इसी तरीके से आपका उसमें देख लीजिए, दूसरी वाली वाई लेंथ में 120 है, करेक्शन कितना कर सकते हैं, मतलब एरर जो मैक्सिमम एरर है वो कितना से हो सकता है 120 डिवाइड बाई इतना 0.05 दिया गया है, ठीक है, इतना प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम प्रोबेबल एरर इन द लेंथ, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर कितनी हो जाएगी लेंथ में, लेंथ की अगर बात की तो ई एक्स को डिनोट करते हैं इसको, मैक्सिमम प्रोबेबल एरर डेल एक्स, मतलब आपकी जो मैक्सिमम लेंथ की एरर लेंथ है वो कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी एरर कितनी हो जाएगी डिवाइड बाई ऑफ 2 इसकल तो 0.06 डिवाइड बाई ऑफ 2, ठीक है, 0.03, ठीक है। इसी तरीके उसमें निकालेंगे ई वाई निकालेंगे 0.025 आ जाएगा, क्लियर। देन आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा आपको प्रोबेबल एरर का, प्रोबेबल एरर इन मल्टीप्लिकेशन, तो ई एस इसकल टू, ये याद रखिएगा, ई एस इसकल टू प्लस माइनस एस मतलब एरिया होगा आपका, एक्चुअल एरिया जो हम विदाउट एरर्स के हम लेते हैं, तो वो एरिया की बात की है, ई एक्स डिवाइड बाई ऑफ एक्स प्लस ई वाई डिवाइड बाई ऑफ वाई का होल स्क्वायर, इसमें दोनों का अलग अलग होल स्क्वायर की ये फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 120 इंटू 80, सारे सॉल्व किया, इतना आंसर आ गया। द वी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लोजली आप एक्यूरेट आंसर ना हो तो नियर अबाउट जो भी क्वेश्चंस में आंसर होगा वो हम लगा सकते हैं। लेंदी क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम में छोड़ने के लिए होते हैं ना, वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ें, आप उसको भी थोड़ा डिस्कशन करें। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से कर सकते हो, इसके एग्जाम्पल्स और भी लगा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रोबेबल एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट इज गिवन बाई, ठीक है। तो द प्रोबेबल एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट के लिए स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, उसमें क्या रहता है स्टैंडर्ड एरर रहता है। तो ए ऑप्शन, तो प्रोबेबल एरर ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ यूनिट वेट इज गिवन बाई प्लस माइनस स्टैंडर्ड प्रोबेबल एरर, आप समझ रहे हो ना, प्रोबेबल एरर की अभी हमने बात की थी, तो प्लस माइनस स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन जो होता है, ठीक है, या स्टैंडर्ड एरर, ठीक है, स्टैंडर्ड एरर किए सकते हैं। उसके बाद रिलेशनशिप किस में हो जाएगा, तो रिलेशनशिप भी डायरेक्टली कभी कभी पूछे जा सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन द ई एस का मतलब हो सकता है रिलेटिव बिटवीन द प्रोबेबल एरर ऑफ सिंगल ऑब्जर्वेशन एंड द प्रोबेबल एरर ऑफ द प्रोबेबल एरर ऑफ द मीन, ठीक है। उसके लिए जो आता है वो आता है मीन, प्रोबेबल एरर इन मीन एरर डिवाइड बाय ऑफ सिंगल डिवाइड बाय ऑफ 100 ऑफ एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह के रिलेशनशिप होता है। एक रिलेशनशिप और होता है प्लस माइनस 0.6745 अंडर ऑफ वी स्क्वायर अपॉन एन माइनस 1, ठीक है। दैट मीन्स वी इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ओनली सिंगल मेजरमेंट एंड मीन ऑफ द सीरीज। तो इस तरीके से आप इसको फॉर्मूले को थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, इन केस अगर आ गया क्वेश्चंस को तो डायरेक्टली हम टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रोबेबल एरर ऑफ द सिंगल ऑब्जर्वेशन ई एस। देखो जस्ट क्वेश्चन बताया था और वैसे ही क्वेश्चन आ गया, डायरेक्टली आपको रिलेशनशिप पूछा गया है तो हमने आपको रिलेशनशिप बताया ही था। तो इसके लिए जो मीन एरर होता है, द एरर ऑफ द मीन ई एम इजकल टू ई एस मतलब सिंगल ऑब्जर्वेशन का जो एरर होती है डिवाइड बाई ऑफ अंडर ऑफ एन, ठीक है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप इसमें पढ़ सकते हो, फिर आपको रिपीट कर दिया गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, द रेसिडुअल एरर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, रेसिडुअल एरर पूछा गया है, बहुत सारी एरर्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एरर
मेनी टाइप्स ऑफ देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एरर, जैसे माना रेसिडुअल एरर होता है, ट्रू एरर होता है, मीन एरर होता है और कंडीशनल एरर होता है। इसमें पूछा गया आपका रेसिडुअल एरर का जो डिफरेंस बिटवीन किसके किसके बीच का डिफरेंस करेंगे, जिसको रेसिडुअल एरर बोलेंगे। तो डिफिनेशन ही एक्चुअली डिफरेंशियल टाइप का लिखा हुआ है। तो इसमें देखेंगे द ट्रू वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी, ट्रू वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, नहीं ये नहीं होगा। तो जो रेसिडुअल एरर होता है वो होता है मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। ई ऑप्शन, बी ऑप्शन द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। अगर आपको एक्सप्लेनेशंस में और भी एरर्स देखनी हो सकता है कि ये पूछा गया नेक्स्ट आपके एग्जामिनेशन में, जो देने वाला एग्जामिनेशन उसमें कुछ और एरर पूछा गया, मीन वैल्यू एरर पूछा गया, तो लिख सकते हो द एवरेज एरर ऑफ द क्वांटिटी ड्यूरिंग द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन। कंडीशनल एरर पूछा गया तो दिस टाइप ऑफ एरर ऑलवेज अकर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हम एरर देख सकते हैं। तो ट्रू एरर आपका देखा है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से एरर का हम देखते हैं। देयर आर प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी इज अप्लाइड टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, the theory of probability is applied to accidental error only, cumulative error only। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं both accidental and cumulative and none of these। तो accidental error only, theory of probability is applied। ठीक है, देखिए प्रोबेबिलिटी के चांसेस तभी हो सकते हैं जैसे भी हम एक्सीडेंटल है हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते एक्सीडेंटल का, तो प्रोबेबिलिटी हम देख सकते हैं कि कितना पॉसिबल है भी या नहीं है। तो हम एक प्रोबेबिलिटी देख सकते हैं कि लास्ट के डेटा निकालेंगे और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक्सीडेंट होने के चांसेस क्या हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी एरर वही होता है। क्यूमुलेटिव एरर नहीं, क्यूमुलेटिव एरर को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वजह से जो भी आपका प्रोबेबिलिटी एरर होगी वो आपका एक्सीडेंटल एरर होगी। तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, द मेन प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग इज टू वर्क। इसका मतलब आपको प्रिंसिपल्स दिया गया क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट टू होल, मैंने बोला था होल टू पार्ट, याद रखिएगा होल टू पार्ट की बात की गई थी, होल टू पार्ट। ठीक है, तो इसमें होल टू पार्ट है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मेन प्रिंसिपल आपका ये कितनी बार क्वेश्चन रिपीट किया गया है, देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग एग्जामिनेशंस में। ठीक है, दो चीज़ें होती हैं आपकी, दो आपके मेन प्रिंसिपल्स होते हैं, यहाँ पे आपको देख लेने। देर आर टू टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द सर्वेइंग। फर्स्ट इज मेजरमेंट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम टू पॉइंट टू रेफरेंस। इसका मतलब है किसी भी मेजरमेंट के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होनी ज़रूरत है। आपको 2 पॉइंट हो, अगर मेजर करने हैं तो 2 पॉइंट होने ज़रूरी है। तो पहला एक प्रिंसिपल। दूसरा आपका जो है कोई भी आपको वर्किंग जो करेंगे सर्वेइंग में तो वो होल टू पार्ट करेंगे, जिससे कि हमारे एरर्स जो है अकोमुलेट हो जाएं, एरर्स हमारे रिड्यूस हो जाएं। क्लियर, तो दो आपके प्रिंसिपल्स हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। देखिए वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, याद रखिएगा होल टू पार्ट इज यूज टू सर्वेइंग बिकॉज, क्यों, क्योंकि अकोमुलेशन ऑफ एरर इज प्रिवेंटेड। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। आप यह देख के ही टिक लगाएंगे और बिल्कुल टाइम को बेकार नहीं करेंगे, आप फटाफट क्वेश्चंस को लगा के आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखेंगे 29, जियोडेटिक सर्वे ऑफ द इंडिया वाज डन यूजिंग। जियोडेटिक सर्वे जो है इंडिया में, जियोडेटिक सर्वे कैसे आपको किया जाता है। जियोडेटिक सर्वे आपने बताया था, जियोडेटिक सर्वे में आपको कर्व को भी कंसीडर किया जाता है। जो कर्व को कंसीडर किया जाता है दैट मीन आपका जो है एक क्या बन जाता है, ट्रायंगल बन जाता है। उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल ट्रायंगल। इस तरीके से बनता है, हमको दिखाएं, स्फेरिकल ट्रायंगल बोलता है, जिसका इंटरनल एंगल 360 से ज़्यादा होता है। ये देखिए, ठीक है, स्फेरिकल ट्रायंगल। तो यहाँ पर ट्रायंगुलेशन दिया गया, हाँ ट्रायंगुलेशन। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो जियोडेटिक सर्वे का जो एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं, रीड करते हैं, वो हम स्फेरिकल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो इन द जियोडेटिक सर्वे कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू द अकाउंट एंड ऑल द लाइंस लेइंग ऑन द अर्थ आर कर्व लाइन and the triangle are spherical triangle. It's therefore involve the spherical trigonometry and method is known as triangulation. Triangulation method को use करते हैं for the analysis of geodetic survey. Okay,
नॉलेज ऑफ द सर्वेइंग इज फेस क्या है, सिग्निफिकेंट फॉर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, द नॉलेज ऑफ द सर्वेइंग इज significant for knowledge of the surveying for significance for laying underground pipelines, town planning. नॉलेज ऑफ द सर्वेइंग, क्यों हम नॉलेज करते हैं, क्यों हम पढ़ते हैं सर्वेइंग को लिए, क्योंकि हम लेइंग अंडरग्राउंड द पाइपलाइन, हम पाइपलाइन को बिछाते हैं, इस वजह से सर्वेइंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टाउन प्लानिंग, टाउन की प्लानिंग करते हैं इसलिए सही है, तो मुझे लगता है दोनों सही का ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट का ऑप्शन देखते हैं, तीसरा सी वाला ऑप्शन देखते हैं, सी वाला यहाँ पे देखते हैं। लेइंग ऑफ कैनाल, ये भी मुझे लगता है कि आपको अगर कैनाल्स को बनाना होगा तो अब क्या करेंगे, फिर भी हम सर्वे करेंगे। ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मिल गया, तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन कह रहा था कि सभी लगभग सही दिख रहे हैं, तो टी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। पढ़ लीजिए, आपको सर्वेइंग जब भी करते हैं तो आई मीन चीज़ों की एनालिसिस करने से पहले सर्वेइंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, द काइंड ऑफ द सर्वेइंग वर्क इन विच कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज इग्नोर्ड इज कॉल्ड। देखिए, इग्नोर करते हैं किसको, कर्वेचर को, दैट मीन प्लेन सर्वे। दो सर्वे को याद रखना आपने, प्लेन सर्वे, दूसरा आपका जियोडेटिक सर्वे। कंसीडर नहीं करेंगे तो प्लेन सर्वे, कंसीडर करेंगे जियोडेटिक सर्वे। तो प्लेन सर्वे इज अ राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो जियोडेटिक में हम प्लेन कंसीडर नहीं करते हैं, तो जियोडेटिक सर्वे में हम कंसीडर करते हैं कर्वेचर को। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग तरीके से।